Hello students, welcome back to my YouTube channel. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लास्ट क्लास में पोलर फॉर्म पढ़ा था। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट होती है मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट की। मॉडुलस यानी कि जेड का मॉडुलस, ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट यहाँ पर थीटा होता है, वो एंगल जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक ऑर्डर पेयर मिलता है, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं √3 प्लस आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर पेयर मिला है √3, 1। और इस ऑर्डर पेयर का जो रिप्रेजेंटेशन है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में P, इसे जब O से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जो मिलता है हमें सेगमेंट, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है थीटा, उसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और ये जो OP डिस्टेंस होता है इसे हम R इक्वल टू जेड से डिनोट करते हैं, यही कहलाता है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर √3 प्लस आई इस केस में। तो इस प्रकार से पोलर फॉर्म दिया जाता है जेड इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। R और थीटा का वैल्यू रखने से हमें इस तरीके से पोलर फॉर्म मिलता है। एक क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो आपके लिए होमवर्क था, चलिए इसे देखते हैं। जेड इक्वल टू क्या है, आई, यानी कि 0 प्लस 1 आई। सो यहाँ पे हमें x इक्वल टू मिलता है 0, y इक्वल टू मिलता है 1। पोलर फॉर्म क्या होता है, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेंट प्लेन या xy प्लेन पर मार्क करके देखते हैं। यहाँ पर हम इस xy प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। 0,1 इधर कहीं पर होगा 0,1, ठीक है, 0,1। तो एक्स एक्सिस के साथ आप देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा 90 डिग्री है। और जो आर होगा हमारा यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड, वो ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट का है। आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आएगा 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही आता है, ठीक है। उसके बाद टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए। y अपॉन एक्स, y क्या है 1, नीचे 0, तो अब जानते हैं ये अनडिफाइंड है 1/0 और 10π/2 पर ये अनडिफाइंड होता है। तो इस प्रकार से हमें थीटा इक्वल टू मिलता है π/2। सो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, 1 cos π/2 प्लस आई साइन π/2 इक्वल टू cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ये इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये कोई नया चीज़ नहीं है आपके लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेक्स्ट में इसे हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेक्स्ट में इसे स्टार्ट करें, सबसे पहले हम पहले जो पढ़ चुके हैं, जो भी आप जानते हैं उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c
ये सारे रियल नंबर होते हैं और ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए ही जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। ये टर्म जहाँ जीरो होगा तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे होगा। इसे क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्स पर एक्सपोनेंट या पावर 2 है। अगर ये टर्म जीरो हो जाएगा तो ये बचेगा, और ये क्या है, बी एक्स प्लस सी, ये तो लीनियर हो जाएगा ना। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो रहे। ठीक है, फिर इसमें एक चीज आता है डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट को डी से डिनोट करते हैं, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट इस तरीके से दिया जाता है, इस फॉर्मूला से। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आता कैसे। दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में ही, आपने ये पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। एक एग्जाम्पल बस ले रहे हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करके फिर आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। सो इसे हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि ए और सी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस केस में 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 होता है। अब 6 को हम तोड़ते हैं दो ऐसे पार्ट में कि उन दोनों पार्ट को जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला ये टर्म, ये कोफिशिएंट मिले, और उन्हीं पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर हमें वापस 6 मिले। तो 6 को ऐसे ब्रेक करने पे हम देख रहे हैं कि 2 और 3 हो रहे हैं। ठीक है, सो क्योंकि यहाँ पर -5 है बीच में, तो अगर -2 और -3 का हम यूज करें तो क्या होता है, दोनों को ऐड करने पर -5 मिलेगा, और इन्हीं दोनों को अगर हम गुना कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 6। ठीक है, माइनस नहीं, सिर्फ 6 मिलेगा, यानी कि ये चीज। इसीलिए हमने -5 को ऐसे लिखा, -3 -2। अब यहाँ पर कॉमन ले लिया x, तो ये बचेगा x-3। यहाँ पर -2 कॉमन लेने से x-3 बचेगा, फिर x-3 x-2 इक्वल टू जीरो। ये दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या ये जीरो या फिर ये जीरो, मतलब एटलीस्ट एक जीरो, है ना। और का मतलब होता है कि ये जीरो है या फिर ये जीरो है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आइदर और नहीं है, आइदर और अलग होता है। आइदर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक ही जीरो, दूसरा जीरो नहीं। अगर ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा, अगर ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पर सिर्फ और लगा है, इसका मतलब एटलीस्ट एक जीरो, ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो या फिर दोनों भी जीरो। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जीरो होगा उस केस में। तो यहाँ से हमें मिलता है x=3 और x=2, यानी कि ये जीरो तब होगा जब ये जीरो हो या फिर ये जीरो, दोनों जीरो हो तब भी जीरो होगा। तो ये हमारे दो सॉल्यूशन इसके मिलते हैं, x=3 एंड 2। दूसरा तरीका है फॉर्मूला के थ्रू, डिस्क्रिमिनांट मेथड। ऐसे ये मेथड का नाम नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिख दिया है डिस्क्रिमिनांट मेथड, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनांट का यूज होता है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर ए नॉन जीरो है, ए बी सी रियल नंबर है। सो रूट ऑफ इक्वेशन 1 आर गिवन बाय, इस फॉर्मूला से दिया जाता है x=-b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, और क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है, इसकी वजह से ये दो रूट मिलते हैं। ठीक है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो प्लस वाला को हमने अल्फा से डिनोट किया, माइनस वाला यहाँ पर माइनस है, इसको बीटा से डिनोट किया। इसी को हम कई बार x1 और x2 भी लिखते हैं। ठीक है, अल्फा को x1 बीटा को x2 ऐसा लिखा हुआ मिलता है कई किताबों में। सो अब यहाँ पर तीन केसेस एराइज होते हैं इस डिस्क्रिमिनांट को लेकर, ये भी आप पढ़ चुके होंगे पहले, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे। फिर आएंगे हम तीसरे केस में, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटेक्स्ट में। पहला केस ये है कि व्हेन d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डिस्क्रिमिनांट जब पॉजिटिव हो। तो आप जानते हैं जब डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होगा
तो ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर का चीज पॉजिटिव होगा तो ये चीज रियल होगा। रियल होगा तो फिर हमें दो रियल रूट मिलेगा, एक प्लस वाला मिलेगा ये और एक माइनस वाला मिलेगा, तो यहाँ कोई इश्यू नहीं है। एक बार इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकली ये कैसा होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर हम उसे एज अ फंक्शन उसका ग्राफ ट्रेस करें, है ना, लेफ्ट साइड का जो चीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये लेफ्ट वाला चीज, इसे हम फंक्शन ऑफ एक्स मान करके इसका ग्राफ ट्रेस करें तो ये पैराबोला आता है। पैराबोला क्या होता है इसे हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना ही जानिए कि इस तरह का कर्व का नाम पैराबोला होता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी होता है, बट ये जो चीज है ऐसा वाला, ये फंक्शन को डिनोट नहीं करता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो फंक्शन होता है एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई के दो वैल्यू नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के से अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस को कट करते हुए ये ग्राफ को दो जगह पर कट करता है, तो एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई के दो वैल्यू मिलता है, इसीलिए इस तरह का पैराबोला किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ आएगा वो या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा, डिपेंड करता है ए पर। ए अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसे आएगा, खुला हुआ भाग ऊपर की ओर। ए अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, अब समझिए, जब भी डिस्क्रिमिनांट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होता है, उस केस में ये जो पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करता है। ठीक है, जब ए ग्रेटर देन जीरो तब भी, अगर ए लेस देन जीरो तब भी दो जगह पर कट करता है। यही दोनों इसके रूट होते हैं, इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। एक्स एक्सिस को जिस भी जगह पर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करता है ना, वही उसका रूट होता है, क्योंकि इस वैल्यू पर फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, अल्फा कॉमा जीरो। तो यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है वो अल्फा है और वाई का जो वैल्यू है वो जीरो है, यानी कि एक्स इक्वल टू अल्फा रखने पर आपको वाई का वैल्यू जीरो मिला। वाई यानी कि फंक्शन, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये हमने पढ़ा है ना, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। तो हमने अल्फा रखा तो हमें जीरो मिला फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, इसीलिए जिस जगह पर कट करता है वही रूट होता है। समझिए, सेम चीज इसके लिए भी है, बस ये ए लेस देन जीरो के लिए। दूसरा केस है व्हेन डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। जब डिस्क्रिमिनांट जीरो होता है तो उस केस में जो ग्राफ है वो दो जगह पर नहीं कट करेगा, दो जगह पर कट करेगा तो फिर दो रूट हो जाता है ना। जीरो जब होगा डिस्क्रिमिनांट तो वो सिर्फ ऐसे एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। ए ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसे, ए लेस देन जीरो के लिए ऐसे। अब जब टच करेगा तो जिस जगह पर टच करेगा वही उसका रूट होगा, एक्स का वो वैल्यू रूट कहलाएगा। तो इस केस में ना अल्फा और बीटा सेम होते हैं, यानी कि एक ही रूट दो बार होता है। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना उसको आप इस तरीके से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो दो बार हो जाता है। ठीक है, सो अल्फा और बीटा अलग अलग ना मिल करके एक ही रूट मिलता है, बेसिकली उसी को हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। तीसरा केस आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आज के इस लेक्चर में हम इसी पर फोकस करेंगे। व्हेन डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर का चीज अब नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज नेगेटिव हो जाएगा। लेस देन जीरो हो गया तो ये नेगेटिव आ गया ना। अब जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज नेगेटिव होता है तो हम जानते हैं क्या हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या लिखेंगे, इसको रूट डी और ये आई। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को ही आई बोलते हैं ना, इमेजिनरी नंबर आयोटा। सो अब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस केस में कोई भी रियल रूट नहीं होता है, ये भी आप पढ़ चुके होंगे पहले, लेकिन
अब क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर आया ही इसीलिए था, जो इमेजिनरी नंबर था उसकी अवधारणा की गई इसीलिए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। जो फेमस इक्वेशन हमने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहीं से तो मिला था हमें ये चीज़। ठीक है, सो इस केस में देयर आर टू कॉम्प्लेक्स रूट, बोथ आर कंजुगेट टू ईच अदर। तो कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है ना वो हमेशा पेयर में आता है। मान लीजिए कि a प्लस आई बी एक रूट आया तो दूसरा रूट आएगा वो a माइनस आई बी होगा, इसी का कंजुगेट आता है। ठीक है, इसी का कंजुगेट आता है। जब भी रूट आएगा कॉम्प्लेक्स रूट वो पेयर में आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मैक्सिमम दो ही रूट आ सकते हैं, तो जब भी कॉम्प्लेक्स रूट आएगा दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे, दोनों रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन होता इस तरीके का तो उस केस में ना मैक्सिमम रियल रूट 3 हो सकते हैं, और अगर एक भी कॉम्प्लेक्स रूट आया तो दैट मीन्स कि उसका जो दूसरा रूट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा, उसका कंजुगेट आ जाएगा, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स आएंगे और तीसरा जो बच जाएगा वो रियल होगा। तो ऐसे होता है, कॉम्प्लेक्स रूट पेयर में आते हैं। सो इस केस में पता है कि ये जो एक्स वाई प्लेन है इसको कट नहीं करता है, इसका ग्राफ कट नहीं करता है, इसीलिए इसका कोई रूट नहीं होता है रियल रूट। ठीक है, ये रियल लाइन के सेंस में हम बोल रहे हैं। ये एक्स वाई प्लेन यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट प्लेन है हमारा, 2D वाला प्लेन है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ये जो भी हम चीज़ दर्शा रहे थे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं है, ये एक्स वाई जो ग्राफ है ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये सिंपली 2D प्लेन है हमारा, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो इस केस में ये कट ही नहीं करता है एक्स एक्सिस को, आइदर ए ग्रेटर देन 0 और फॉर ए लेस देन 0, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है, बट कॉम्प्लेक्स रूट होता है। वो कैसे होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हम फाइनली पहुंचेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये थ्योरम कहता है कि ए पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन रूट। क्यों ऐसा कहा गया है कि एटलीस्ट वन रूट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, अगर ऐसा वो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तब तो कोई रूट नहीं होता था, लेकिन जब हम बोलते थे कि इस केस में कोई रूट नहीं होता था तो हम बात करते थे रियल रूट की। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं और हमको पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है। सो ये जो थ्योरम है ये कॉम्प्लेक्स या रियल रूट की बात नहीं करता, ये बस सिंपली ये कह रहा है कि कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर है तो उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, वो या तो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, है ना। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा या पॉजिटिव होगा तो रियल रूट होगा, अगर नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स रूट होगा। यानी कि हर एक केस में रूट तो होगा ही, इसीलिए कहा गया है कि एटलीस्ट वन रूट तो होगा ही। अब हमने रियल नंबर के कंटेक्स्ट में ये भी पढ़ रखा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है डिग्री n का तो मैक्सिमम n रियल रूट हो सकते हैं। मैक्सिमम n से ज़्यादा रूट तो पॉसिबल ही नहीं, और अगर रियल रूट है तो मैक्सिमम n होगा, उससे कम भी हो सकता है। उससे कम इसलिए हो सकता है कि मान लीजिए कोई क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है और एक रियल रूट है, बाकी के दो रूट कॉम्प्लेक्स हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि मैक्सिमम जो 3 उसका डिग्री है, मैक्सिमम 3 ही रियल रूट हो सकते हैं। तो 3 से कम भी हो सकता है, एक रियल रूट और दो कॉम्प्लेक्स, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब इस इक्वेशन इस फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग और कॉम्प्लेक्स रूट के कंटेक्स्ट को भी जब हम मिला दें तब हम कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n एच एन रूट, एन रूट यानी कि रियल और कॉम्प्लेक्स को मिला करके बात कर रहा है। अब सिर्फ रियल नहीं बोल रहे, सिर्फ रियल बोलना होगा ना तो हम बोलेंगे कि एट मोस्ट एन रूट, यानी कि मैक्सिमम एन रूट हो सकता है। लेकिन हम रियल और कॉम्प्लेक्स को मिला करके बोल रहे हैं, उन दोनों का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि दोनों इन्वॉल्व है।
इसका मतलब कि n रूट होंगे, इसमें रियल भी आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी आ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से हमें मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। सो एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2। अब स्क्वायर रूट ऑफ -2 है तो इसमें से स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलग करके हम उसको आई लिख सकते हैं, प्लस माइनस ऐसा लिख सकते हैं ना। सो यहाँ पर हमने देखा कि दो रूट हमें मिला, एक को अल्फा मान लीजिए √2i, एक को बीटा मान लीजिए -√2i। सो जो आपने पढ़ रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एक्स के दो रूट मिलते हैं, प्लस माइनस करके -1 ऐसे आई मिलता है और एक -i, ये दोनों ही रूट है। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम आई से ही डिनोट करते हैं, -i से नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो देखा आपने कैसे कि दो कॉम्प्लेक्स रूट यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि प्योरली इमेजनरी है, इसका रियल पार्ट जीरो है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर ए इक्वल टू वन है, बी इक्वल टू वन है, सी इक्वल टू वन है। जो कंपेयर हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो हमें ए बी सी तीनों 1 1 1 मिलेंगे। हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर -4ac। सो क्या होता है, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू -3, ये आएगा। सो एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाई 2a, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड 2 मल्टीप्लाई 1। सो यहाँ से हमें मिलता है -1 प्लस √3i। ठीक है, -1 जो है स्क्वायर रूट के अंदर, उसकी वजह से आई यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2। सो अल्फा बराबर मिलेगा -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2 एंड बीटा इक्वल टू मिलेगा -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी, इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी, दोनों में जो रूट आया है √2i एंड -√2i, ये क्या है, रूट एक दूसरे के कंजुगेट है ना। कंजुगेट के लिए क्या करते हैं, आई को सिंपली -i से रिप्लेस करते हैं, तो ये एक दूसरे के कंजुगेट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें, ये एक दूसरे के कंजुगेट है। आई वाला जो टर्म है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, उसमें माइनस आ गया है। ये माइनस तो पहले से ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये प्लस माइनस में बदल गया क्योंकि आई रिप्लेस हो गया -i से। एक और एग्जांपल देखते हैं, a बराबर √5, b बराबर 1, c बराबर √5। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, 1 का स्क्वायर -4 √5 √5, 1 माइनस √5 मल्टीप्लाई होके 5, 5 का 20, तो -19। नेगेटिव है ना ये। सो नेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। सो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, -b यानी कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -90 टू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5।
सो यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19i डिवाइडेड बाय 2√5, तो ये हमें रूट मिलेगा प्लस माइनस दोनों एक दूसरे के कंजुगेट हैं। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में या तो दोनों रियल होंगे या फिर दोनों ही कॉम्प्लेक्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रियल मिले और एक कॉम्प्लेक्स मिले, क्योंकि अगर एक कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका कंजुगेट आएगा ही आएगा, है ना। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस इन्वॉल्व। सो अगर यहाँ पर आई आ गया किसी भी कारण से, अगर इस डी हमारा नेगेटिव हो गया तो फिर तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। जैसे ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, ये प्लस माइनस जो होगा वो एक दूसरे के कंजुगेट बन जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा, और इसका जो थर्ड केस है जिसको हमने डिस्कस किया ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। इसमें कुछ है नहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने वाले हैं, इसके बाद बच जाता है सिर्फ मिसलेनियस, वो हो जाएगा फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।